हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल D2R स्टडी में। आज यहाँ पे बात करने वाला दोस्तों आवेश के बारे में, यानी चार्ज। आवेश से जुड़ी सारी बातें, सारे ऑब्जेक्टिव, इससे जुड़ी इतना क्या ऑब्जेक्टिव बनता है, इसका क्या इतिहास है, कैसे खोजो, इससे गुण, सारी बातों का मैं क्लियर करूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के नए क्लास को। तो सबसे पहला क्या है, आवेश। तो आवेश है क्या, ऐसे ही प्रश्न पूछेगा। तो देखिए, आवेश जो होता है हमारे जो पदार्थ के जो 3 मौलिक कण है, हम लोग शुरू से पढ़ते आए हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, सब जो बीच में बल लगता है वो आवेश के कारण ही लगता है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि आवेश किसी पदार्थ के मौलिक कण का वह गुण है जिनके कारण उनके बीच वैद्युत बल लगता है, आवेश कहलाता है। ऐसे आवेश का जो खोज बहुत साल पहले, आज इस लगता है 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व इसका खोज हो गया था। इसको खोज करने वाले वैज्ञानिक थे, एक दार्शनिक थे जो ग्रीक देश के मिलेटस के निवासी थे, उनका नाम था थेल्स। आप नाम जरूर सुने होंगे। तो इसका खोज का श्रेय जो है उन्हीं को दिया जाता है। किनको? मिलेटस के जो निवासी हैं, थेल्स को दिया जाता है। आवेश ऐसे आपको प्रकृति में संरक्षित होता है। हम लोग ना तो आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही नष्ट कर सकते हैं। इसका बहुत सारा गुण है, सारे बात को करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका परिभाषा लिखते हैं ताकि आप उसको लिख सकते हैं, नोट करिएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, आवेश किसी पदार्थ के मौलिक कणों, जैसे कि हम लोग लिख सकते हैं यहां पे क्या मौलिक कण होते हैं, यही प्रश्न रहेगा। मौलिक कण होता है आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। पदार्थ के मौलिक कणों का वह गुण है जिसके कारण इनके बीच वैद्युत बल लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स। देखिए, आवेश का जो मैंने बताया था कि जो आवेश होता है प्रकृति में क्या होता है, संरक्षित होता है। देखिए, आवेश का पता जानते हैं कैसे चला? जब क्या किया गया कि कांच का छड़ लिया गया और एक रेशम का कपड़ा लिया गया। तो कांच का छड़ और रेशम का जब जो कपड़ा था, उनको रेशम के कपड़ा में जब उसको क्या किया गया, उसको बीच घर्षण कराया गया, रगड़ा गया, तो ऐसा पता चला कि कांच का छड़ से कुछ आवेश जो है क्या रेशम का कपड़ा में चला गया। यानी कि कांच का छड़ का आवेश रेशम में गया, यानी कि यहाँ पे कोई आवेश उत्पन्न नहीं हो रहा है, बल्कि आवेश का यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है। जितना आवेश कांच का छड़ से गया था रेशम में, उतना ही रेशम जो है आवेश को ग्रहण किया। यानी कि ना तो बीच में कोई आवेश उत्पन्न हुआ, ना ही नष्ट हुआ। जितना 5 रुपया गया तो 5 रुपया वो लिया। यानी कि किसी को 5 रुपया दे रहे हैं तो 5 रुपया आपको दे रहा है या वो ले रहा है। यानी कि बीच में कोई नष्ट हो रहा है ना हानि हो रहा है, बल्कि स्थानांतरण, चेंजिंग हो रहा है। तो इस तरह से बताया गया कि आवेश प्रकृति में संरक्षित होता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, सबका मौलिक गुण है। आवेश को देखिए, ऐसे जो बेंजामिन, जो फ्रैंकलिन नाम वैज्ञानिक थे, उन्होंने आवेश को 2 भागों में बांटा था। उन्होंने आवेश का चिन्ह दिया था, बीजगणितीय चिन्ह, कि आवेश जो होता है 2 तरह का होता है। एक होता है धन आवेश, एक होता है ऋण आवेश। यानी कि जिस पर प्लस चार्ज हो या जो देने की क्षमता रखता हो किसी इलेक्ट्रॉन को, तो वो हमारा प्लस वाला हो जाएगा, जो ग्रहण करेगा उसको ऋण आवेश हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, आवेश का बीजगणितीय चिन्ह क्या है? फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। तो यानी कि बोल सकते हैं कि आवेश कैसे होता है, किस तरह का? 2 तरह का। पहला धनात्मक आवेश, दूसरा हमारा क्या है, एक ऋणात्मक आवेश। ठीक है, देखिए ऐसे आवेश का जो है, आवेश तुम समझ गए, धनात्मक आवेश है। अब हम पढ़ेंगे कि आवेश होता क्या है।
तो देखिए आवेश जो है आपका अदिश राशि है। क्यों? क्योंकि आवेश का जो सिर्फ परिमाण होता है, आवेश के साथ कोई दिशा संबंधित नहीं होता। जैसे कि मान लीजिए आपको आवेश का जोड़ना है, मतलब ठीक है, ऐसे 1 कूलम 2 कूलम -3 कूलम 4 कूलम प्लस में 8 कूलम माइनस में 9 कूलम, ऐसे आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, इसके साथ कोई दिशा नहीं है कि 5 कूलम पूर्व दिशा में, 10 कूलम पश्चिम दिशा में, ऐसा नहीं है। इसको जोड़ना रहेगा तो सामान्य बीजगणितीय विधि से, इसको जो सिंपल या जनरल जो अलजेब्रिक फॉर्म होता है उससे हम जोड़ सकते हैं। इसका कोई दिशा नहीं होता है। ठीक है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड होता है, इसके कोई डायरेक्शन नहीं होता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि आवेश जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका जो क्या होता है, आवेश एक अदिश राशि है। यहां भी समझ सकते, इसको भी मैं लिख देता हूं। देखिए सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक अदिश राशि है, आवेश है। आवेश का जो मात्रक होता है कूलम होता है। क्यों? क्योंकि आवेश को जो दो बहुत सारा आवेश जो है उनके जो बीच ऐसे दो आवेशों की जो बल लगने वाला था, बल का जो मान निकालने वाले वैज्ञानिक थे वो हमारे कूलम थे। कूलम में एक ऐसे सर्वप्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल का परिमाण। इसलिए आवेश का जो वैसे मात्रक जो होता है सिंपल जो हमें पढ़ते हैं कूलम होता है। ऐसे बहुत सारे मात्रक होते हैं, सबको बताऊंगा, बस लास्ट तक जुड़े रहे हमसे। तो मैंने क्या बताया, आवेश क्या है, एक अदिश राशि है। तो इसको भी नोट कर लेते हैं हम लोग। आवेश एक अदिश राशि है जिसका मात्रक क्या, कूलम, कूलम होता है। देखिए दोस्तों इसका जो बीमा होता है इसको हम लोग ऐसे कूलम को हम लोग सी द्वारा सूचित करते हैं। यहां भी लिख देते हैं इसे सी द्वारा। ठीक है, कूलम को ऐसे सी द्वारा सूचित करते हैं, सी द्वारा सूचित। ठीक है, अब देखिए इसका जो बीमा कैसे होगा, हम लोग पढ़े हैं कि जब किसी चालक तार में एकांक समय में क्या होता है, एकांक समय में क्या आवेश प्रवाहित होता है तो धारा समझ के होता है, वहां धारा प्रवाहित होने लगता है। हम लोग पढ़े हैं कि Q जो होता है I इंटू टी होता है, पढ़े ना कि I बराबर Q बटे टी, नहीं पढ़े कि एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा धारा कहलाता है। तो यहाँ से Q का जो होता है मान I इंटू टी होता है गुना करने पर, तो Q यानी कि अब बीमा कैसे निकलेगा, तो धारा का हम लोग जानते हैं बीमा, धारा का मात्रक एम्पियर, इसे ए द्वारा सूचित करते हैं, और टी यानी समय, समय का मात्रक सेकेंड, उसको टी द्वारा। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, इससे निकाल सकते हैं इसका बीमा क्या हो जाएगा हमारा, क्यू का बीमा कितना, आई का बीमा कितना होता है एम्पियर, तो एम्पियर को ए से करते हैं या आई से भी कर सकते हैं। अब देखिए टी यानी समय, समय को हम लोग कैपिटल टी से लिखते हैं, तो इसका जो बीमा हो गया दोस्तों आई टी, ए टी होता है। ठीक है, इसका बीमा ए इंटू टी होता है, किसका, आवेश का। एम्पियर घंटा भी इसका मात्रक होता है, एम्पियर सेकंड भी हो जाएगा, यहाँ पे कुछ भी रहेगा, यहाँ पे टी के जगह पर सेकंड घंटा कुछ भी समझिए कि इसका मात्रक है, और ये टी रहेगा तो समझिए इसका बीमा है। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़े थे, मैंने बोला था आवेश तो अदिश राशि, ठीक है, आवेश का और ही मात्रक होता है, ये तो कूलम हुआ। आवेश का सबसे जो बड़ा मात्रक होता है फैराडे होता है, उसका जो मान होता है दोस्तों, एक फैराड जो होता है 96,500 कूलम के बराबर होता है। इसलिए सबसे बड़ा मात्रक हम लोग पढ़ते हैं 96,500 कूलम। इसलिए हम लोग पढ़ते हैं कि जो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक जो होता है, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक जो होता है फैराडे होता है। समझ रहे बात को, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, फैराडे होता है। और आवेश का सबसे जो छोटा मात्रक होता है फ्रैंकलिन होता है। ऐसे इसका बहुत मात्रा है, एब कूलम, स्टैट कूलम, ईएमयू, ऐसे बहुत होगा, लेकिन जो सबसे मेनली जो इंपॉर्टेंट इसको बता रहा हूं आपको कि एक फैराडे में इतना होगा, और सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन, और सबसे बड़ा मात्रक ये होगा। अब बीच वाला जो मात्रक जो सिंपल चलता है आपको कुछ मेथड में कुछ न्यूमेरिकल में, तो कूलम हो गया। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों क्या कि आवेश का जो क्या गुण क्या क्या है, आवेश का गुण आपको क्या क्या होगा। तो आवेश का बहुत सारा गुण है, जैसे मैंने अभी बताया था कि आवेश संरक्षित होते हैं। फिर क्या एक नया गुण आता है, आवेश जो होता है क्वांटमीकृत होता है, क्वांटमीकृत, क्वांटाइजेशन। और इस जो आवेश का क्वांटाइजेशन का जो सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक थे उनका नाम था तेल बूंद मिकलन था, जो तेल बूंद प्रयोग द्वारा दिए थे। क्या थे, नाम बताता हूं, आवेश
के क्वांटमीकृत का सिद्धांत सर्वप्रथम मिल्टन, आर्य मिल्टन ऐसे उनका नाम होता है, मिल्टन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ठीक है, 1911 ऐसे लगता है, 1912 1909 ऐसे ही होगा। तो क्वांटाइजेशन का जो सिद्धांत है वैज्ञानिक थे मिल्टन थे। ये जो वैज्ञानिक जो दिए थे ये तेल बूंद प्रयोग द्वारा दिए थे। ऑयल ड्रॉप जो प्रयोग होता है एक्सपेरिमेंट द्वारा प्राप्त किए थे कि जो आवेश जो होता है क्वांटमीकृत होता है। ठीक है, अब क्वांटमीकृत का मतलब समझिए क्या होता है। आवेश पर जो कोई पदार्थ की जो आवेश पर जो आवेश का जो मान होता है किसी पदार्थ पर, वो क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा के क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। जैसे समझिए कैसे लिखता हूं, इसका जो मान ऐसे आपको होगा, क्यूब जो होता है, क्यू का जो मान होगा आवेश का मात्रक प्लस माइनस एन होता है। एन मतलब जहां इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि जब भी कोई पदार्थ पर आवेश की मात्रा रहेगा तो आपको 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम, माइनस में 4 कूलम या माइनस में 8 कूलम, माइनस में 2 कूलम ऐसे रहेगा। ये नहीं कि 2.5 कूलम, 3.2 कूलम ऐसे नहीं रहेगा। जब भी आपको पदार्थ पर आवेश की मात्रा रहेगा ना, कोई पूर्ण गुणज रहेगा, भले ही प्लस में रहे या माइनस में। ये नहीं कि 0.2, 3.5 ऐसे नहीं रहेगा, पॉइंट में जब भी नहीं रहेगा, जब भी रहेगा तो पूर्ण गुणज रहेगा। ठीक है, प्लस माइनस कुछ भी रहे तो ऐसे रहेगा। ठीक है, प्लस माइनस समझते हैं, यही आपका क्वांटाइजेशन का सिद्धांत कहता है। अब जो हम लोग पढ़ते हैं क्या कि 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना हो सकता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है आपका, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होगा 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम होगा। इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन पर ऐसे होगा। अब प्रोटॉन रहेगा तो प्रोटॉन पर भी यही रहेगा, लेकिन इसका क्या होता है, यहाँ पे माइनस भी रहता है दोस्तों। ठीक रहे, माइनस भी रहेगा, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज रहता है इसलिए माइनस, और प्रोटॉन रहता है तो उसमें भी प्लस रहेगा, लेकिन परिमाण सेम रहता है। सिर्फ उनका क्या रहता है, परिमाण सेम रहेगा, यानी कि जो मान है 1.6 कूलम रहेगा, लेकिन इनका चिन्ह क्या होता है, बदला जाता है। ठीक है, और एक कूलम पर जो क्या होगा, 1 कूलम इलेक्ट्रॉन जो होता है आपका 6.25 गुना 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। यदि हम पूछा जाए कि आपको 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसको 6.5 गुना 10 के पावर 18 होगा। इसमें मान धरिएगा ना यहाँ पे, तो आपको आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से रहेगा। तो हम पहले देख रहे हैं आवेश का भी ऐसे इंट्रोडक्शन देख, अब इसका हम गुण देखेंगे कि आवेश का गुण क्या क्या होता है। तब तक पहले इसको नोट कर लीजिए। तो हम लोग दोस्तों क्या देख रहे हैं, आवेश का गुण देख रहे हैं। यहां से भी आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव भी आ जाएगा, क्लियर होता चलेगा आवेश का गुण क्या क्या होता है। तो सबसे पहले मैंने अभी बताया दोस्तों कि जो आवेश जो होता है क्या होता है, संरक्षित होता है, यानी कि आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, बल्कि एक रूप से दूसरे में स्थानांतरण या रूपांतरण कर सकते हैं। तो क्या हम लोग लिखेंगे, आवेश संरक्षित होता है। सेकंड क्या आ जाएगा, मैंने अभी बताया था कि जो आवेश जो होता है क्वांटमीकृत होता है। आवेश जो चार्ज होगा आपका क्वांटाइजेशन होगा, तो क्वांटाइज यानी कि क्वांटमीकृत होता है। आवेश जो है योज्यता के नियम का पालन करता है, यानी कि आवेश सीधे इसको जोड़ सकते हैं सिंपल सामान्य बीजगणितीय विधि से, ना तो इसके साथ दिशा कोई नहीं रहेगा, यानी कि सीधे जुड़ सकता है। आवेश योज्यता के नियम का पालन करता है। ठीक है, आवेश संरक्षित होगा, क्वांटमीकृत आवेश योज्यता का नियम पालन करता है। अब हम लोग जगह पढ़ते हैं क्या दोस्तों, जो आवेश जो होता है, यदि आवेश स्थिर है, यानी कि आवेश जब स्थिर रहता है तो वहां से विद्युत क्षेत्र निकलता है। जैसे कि मान लीजिए कोई प्लस आवेश है, तो यहां से क्या होता है ना कि विद्युत क्षेत्र आपको निकलेगा समान दिशा में। ऐसे हम लोग विद्युत क्षेत्र पढ़ेंगे, यहां से निकल जाएगा। ठीक है, यानी कि हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो स्थिर आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं स्थिर आवेश
विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये तो स्थिर आवेश गतिशील, यदि कोई आवेश गति कर रहा है तो वहां पे दोस्तों विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। हम लोग लिख सकते हैं क्या, गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करते हैं। ठीक है, क्या दोनों आवेश गतिशील रहेगा आवेश तो दोनों उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र, दोनों को मैं बताऊंगा, अगला वीडियो आएगा उसमें। अब क्या, यदि कोई आवेश त्वरित होगा यानी कि उसका वेग मान लीजिए एक बढ़ रहा है या उसका वेग घट रहा है, त्वरित या मंदित, त्वरित या मंदित जो आवेश रहेगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उत्पन्न करता है, विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करता है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं त्वरित या मंदित आवेश, ऐसे हम लोग EMW भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लिख देता हूं विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करता है। क्या, त्वरित या मंदित आवेश विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करता है। अब दोस्तों हम लोग पहले समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, यानी कि रेप्लिकेशन होता है, दोनों में क्या होता है, प्रतिकर्षण। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है और यहाँ भी प्लस क्यू आवेश है, तो इनके जो बीच ये करेगा, इसको इधर ठेल देगा, ये इसको इधर ठेल देगा, यानी कि प्रतिकर्षण करेगा, दोनों रेप्लिकेशन करेगा, दोनों एक दूसरे को अलग करना चाहेगा। यदि यहाँ पे मान लिया विपरीत आवेश या विजातीय आवेश आकर्षित करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है और यहाँ पे माइनस क्यू आवेश, ये दोनों इसके इस साइड में आना चाहेगा और ये इसके साइड में आना चाहेगा, यानी कि दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, आकर्षित करेगा, अट्रैक्ट करेगा, लेकिन ये प्रतिकर्षित करेगा। तो इस तरह से दोस्तों आवेश का जो गुण है, आवेश का परिचय मैं बताया हूँ, आवेश का खोज का श्रेय, सारी बातें बताया हूँ दोस्तों। तो बहुत सारा इससे आपको ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा, सब्जेक्टिव भी। तो ये बहुत छोटा टॉपिक है, क्योंकि आवेश के बिना यदि फिजिक्स को देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि पूरा फिजिक्स का अधिकांशतः जो भाग जो है आवेश पर ही टिका हुआ है। आवेश के सिद्धांत पर बहुत सारे आवेश का योगदान भी है, जिससे ही चलता है पूरा फिजिक्स। तो इस तरह से आवेश का बहुत सारा योगदान था, इसलिए आवेश को पढ़ना हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने बताया था। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी पता चलेगा विद्युत आवेश के बारे में। तो दोस्तों यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दें, ताकि ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो आप सबसे पहले पहुंचता रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।